Now see, question number A, B and C already we have completed in previous class, and now let's we proceed to the next question, that is a question number D. तो यहाँ से हम लोग क्वेश्चन नंबर डी और ई, इसके बाद आपका एक मैप वर्क होगा। देखिए पेज नंबर 30 में ये मैप वर्क है, मैप स्किल है। तो अब हम लोग इसे सॉल्व करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर डी सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर ई सॉल्व करेंगे और मैप वर्क हम लोग सॉल्व करेंगे। नाउ सी हियर, द फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट व्हाई आर ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट नोन एज एवरग्रीन फॉरेस्ट। तो यहाँ पर ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट को एवरग्रीन फॉरेस्ट भी क्यों कहा जाता है, ये क्वेश्चन है। नाउ सी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो आपको ऐसे लिखना है, देखो, ऑल द ट्रीज ऑफ द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट ऑलवेज अपीयर ग्रीन, दैट इज व्हाई सच फॉरेस्ट are known as evergreen forest. Now question number 1 completed. Question number 2 is why do tropical deciduous forests shed their leaves during the summer season? Name 2 such trees. तो यानी कि यहाँ पर deciduous forest में जो होते हैं अपने पेड़ के पत्ते को क्यों गिरा देते हैं, ऐसे दो पेड़ों के नाम भी आपको लिखना है। Now see the answer. Answer is the tropical deciduous forests shed their leaves during the summer season to conserve moisture, and two such trees are sesame and sal. Now see the next question, D3. D3 is that write any 3 characteristics features of the trees found in the Mediterranean forest. तो मेडिटेरियन फॉरेस्ट में जो पाए जाते हैं जो भी ट्रीज हैं उसके फीचर्स बताने हैं, कितना 3 फीचर्स बताना है। तो मैं आपको यहाँ पर देखो, जैसे आप स्कूल में पढ़ते हो, टीचर आपको डिक्टेट करते हैं और आप अपनी कॉपी में लिखते हो, तो आई एम जस्ट गोइंग टू डू लाइक दिस। तो मैं यहाँ आपको आंसर बताऊंगा स्लो प्रोसेस में, स्लो मैनर में आपको अपनी कॉपी में लिखनी है। ओके, तो नाउ यू हैव टू स्टार्ट राइटिंग हियर। तो इसका आंसर आप लिखेंगे पॉइंट वाइज लिखेंगे, तो पॉइंट में आप देंगे और फर्स्ट पॉइंट में लिखेंगे इसका आंसर कि ट्रीज फाउंड इन मेडिटेरेनियन फॉरेस्ट हैव स्पाइनी, वैक्सी एंड लेदरी टेक्सचर्ड लीव्स। फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकेंड पॉइंट पे आप लिखेंगे दे हैव लॉन्ग रूट्स। थर्ड पॉइंट में आप लिखेंगे दे हैव थिक बार्क। दिस वन कंप्लीटेड। एंड नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर D4, डिस्टिंग्विश बिटवीन अ नेशनल पार्क एंड अ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये नेशनल पार्क क्या होता है और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्या होती है, आपको मैंने यहाँ देखो इंडिकेट भी किया है, पेज नंबर 27 में इसका आंसर है। तो मैं आपको डायरेक्टली आपको दिखाता हूँ और बताता हूँ इसका आंसर क्या होगा। नाउ सी हियर, तो यू हैव टू राइट हियर, अ नेशनल पार्क इज वेल डिफाइंड एरिया फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ एंड बायोडाइवर्सिटी। विजिटर्स कैन ओनली विजिट द पार्क and no one has right to use any forest products. Collection of firewood, timber from any part of the forest is totally prohibited. तो ये इसका आंसर हो, यहाँ तक आप लिखेंगे और नेशनल पार्क से लेकर के प्रोहिबिटेड तक। नाउ अब देखो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्या होती है, इसमें आपको यहाँ तक लिखना है कि इट इज वाइल्ड लाइफ सेंचुरी डिक्लेयर्ड प्रोटेक्टेड एरिया इन विच limited human activities are permitted. Hunting of animals and cutting of trees are banned. People can collect firewood, timber and medicinal herbs in a moderate quantity. तो यहाँ तक आप लिख सकते हो, आगे भी लिखना चाहो तो लिख सकते हो, बट यहाँ तक इसका आंसर कंप्लीट होता है। ठीक है, तो दिस वन ऑल्सो कंप्लीटेड। नाउ लेट्स वी प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन D5। अब देखो D5 में है कि सजेस्ट एनी 3 इंपॉर्टेंट मेजर्स फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ फॉरेस्ट। आप जंगल को कैसे बचाएंगे, फॉरेस्ट को कैसे बचाएंगे, इसके लिए आपको सुझाव देना है, कोई 3 सुझाव देना है। तो ये ऐसा नहीं कि आपके जो बुक में है वही आंसर आप लिख सकते हो। यदि आपको खुद से कुछ बताना हो, आप अपना कुछ सुझाव देना चाहते हो तो यहाँ पर दे सकते हो, ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं है। तो मैंने यहाँ पर लिखा है 3 सेंटेंस मैं आपको बताने जा रहा हूँ, आप वो भी लिख सकते हो या फिर अपने से भी आप लिख सकते हो, आप यदि कुछ ऐसा सोच के रखे हो तो आप यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट में लिखेंगे वी शुड प्लांट मोर एंड मोर ट्रीज, हमें अधिक से अधिक पेड़ लगाने चाहिए। सेकेंड पॉइंट में आप लिख सकते हो अवेयरनेस प्रोग्राम्स शुड बी ऑर्गेनाइज्ड टू
प्रोटेक्ट फॉरेस्ट, फॉरेस्ट को बढ़ाने के लिए, बचाने के लिए हमें जागरूकता कार्यक्रम चलाना चाहिए, अवेयरनेस प्रोग्राम चलाना चाहिए। एंड थर्ड पॉइंट में वी हैव टू राइट यूज सब्स्टिट्यूट्स ऑफ वुड, यानी हमें लकड़ी का कोई सब्स्टिट्यूट ढूंढना है। लकड़ी को यूज़ करने के बजाय यदि हम कुछ ऐसा यूज़ कर सकते हैं जो लकड़ी का काम कर सके, जैसे कि मैंने एक्सप्लेन करते समय बताया था कि लकड़ी से जो चूल्हे जलाए जाते हैं उसके बदले हम लोग गैस का यूज़ कर सकते हैं, इंडक्शन का यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर सब्स्टिट्यूट हम यूज़ कर सकते हैं लकड़ी का। ये इसका आंसर आप लिख सकते हो। तो ये 3 पॉइंट्स हो गए। इसके अलावा यदि आप भी अपने मन से कुछ लिखना चाहो तो भी यू आर फ्री टू राइट डाउन, नो प्रॉब्लम। नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर ई। तो फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ ई इज दैट व्हाट इज मीन्ड बाय नेचुरल वेजिटेशन। नेचुरल वेजिटेशन से क्या तात्पर्य, क्या मतलब होता है? एंड हाउ डू टेम्परेचर एंड रेनफॉल अफेक्ट इट्स डिस्ट्रीब्यूशन। तो रेनफॉल और टेम्परेचर कैसे इसके डिस्ट्रीब्यूशन को प्रभावित करता है, एक्सप्लेन विद एग्जाम्पल्स। तो एग्जाम्पल्स यहाँ पर आपको लिखना है। आप इसका आंसर, यू कैन सी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इन पेज नंबर 21। तो इसका आंसर क्या होगा? तो नेचुरल वेजिटेशन में आप लिख सकते हो कि प्लांट्स, बुशेस, श्रब्स दैट ग्रो नेचुरली एनीवेयर इज नोन एज नेचुरल वेजिटेशन। ये मैंने अपने खुद से लिखा है, आप भी लिख सकते हो। अब ऐसी बात नहीं है कि मैंने जो कहा वही लिखना है आपको, आप अकॉर्डिंग टू द बुक भी लिख सकते हो जो आपकी बुक में दी गई है, और खुद से भी लिख सकते हो डेफिनेशन। यदि आप नेचुरल वेजिटेशन क्या है समझते हो तो आप खुद से भी इसका बना सकते हो। अब देखो बुक में इसके बारे में क्या लिखी है कि दी असेंबलीज ऑफ प्लांट स्पीसीज इन एन एनवायरमेंट इज नोन एज नेचुरल वेजिटेशन। मैं आपको बुक में भी दिखाता हूं। नाउ सी हियर इन द फर्स्ट पेज, दी असेंबलीज ऑफ प्लांट स्पीसीज इन एन एनवायरमेंट इज नोन एज नेचुरल वेजिटेशन। तो इसकी डेफिनेशन हो गई। नेक्स्ट जो इस क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट का जो आंसर होगा, जो यहाँ पर कहा गया है ये कि एक्सप्लेन विद एग्जाम्पल। अब इसे देखो एग्जाम्पल के साथ बताना है कि हाउ डू टेम्परेचर एंड रेनफॉल अफेक्ट इट्स डिस्ट्रीब्यूशन। नाउ सी द आंसर हियर। तो इसके लिए आप यहाँ से लिख सकते हो एग्जाम्पल में, इन द एरियाज वेयर रेनफॉल इज हैवी द फॉरेस्ट आर थिक एंड डेंस, एज द रेनफॉल डिक्रीजेज द साइज एंड कंसंट्रेशन ऑफ ट्रीज ऑल्सो रिड्यूस। तो ये एग्जाम्पल हो गया, यहां तक आपको आंसर लिखना है E1 का। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट E2 हाईलाइट एनी 5 पॉइंट्स ऑफ डिस्टिंक्शन बिटवीन ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट एंड कॉनिफेरस फॉरेस्ट। तो डेसिडियस ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट और कॉनिफेरस फॉरेस्ट के बीच में कोई अंतर बताना है, कि 5 पॉइंट्स में अंतर बताना है, 5 डिफरेंसेस बताना है। तो मैं बता रहा हूं आपको, आप यहाँ पर लिखेंगे। तो यहाँ पर पॉइंट वाइज लिखेंगे आप। फर्स्ट में आप लिखेंगे कि देखिए आपको 2 पार्ट करना है, कॉलम ए और कॉलम 2 बना लेना है। कॉलम 1 में आपको ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट लिख लेना है, कॉलम 2 में आप कॉनिफेरस फॉरेस्ट लिखेंगे, और यहाँ 1 बाय 1 आप यहाँ पर डिफिनेशन लिखेंगे, इसका डिफरेंस जो भी है वो लिखेंगे। तो यहाँ पर देखो फर्स्ट में आपको लिखना है कि ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट के बारे में बता रहा हूँ कि इट इज नोन एज मॉनसून फॉरेस्ट। ठीक है, फर्स्ट में। अब इसका कॉनिफेरस फॉरेस्ट में लिखेंगे इट इज ऑल्सो नोन एज टेम्परेट सॉफ्टवुड फॉरेस्ट। ये फर्स्ट डिफरेंस हो गया। सेकेंड में आप लिखेंगे इधर ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट के बारे में लिखेंगे कि ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट फाउंड इन मॉनसून एरियाज ऑफ द वर्ल्ड। फिर इसी का कॉनिफेरस फॉरेस्ट में लिखेंगे ये साइड में कि फाउंड इन कोल्डर रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड। सेकेंड 2 पॉइंट्स हो गया, 2 डिफरेंस हो गए दोनों के बीच में। थर्ड में आप लिखेंगे ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट के कॉलम में लिखेंगे यहाँ पर कि ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट रिसीव समर रेनफॉल 100 to 200 सेंटीमीटर। अब आप कॉनिफेरस फॉरेस्ट के बारे में लिखेंगे कि यहाँ पर precipitation is received in the form of snow in winter. Completed. Now next point 4 में लिखेंगे. Now fourth point में आप tropical deciduous forest के कॉलम में लिखेंगे मीडियम हाइट ट्रीज, यानी मीडियम हाइट ट्रीज आर फाउंड. अब इसके बारे में लिखेंगे 30 to 40 मीटर्स लिखेंगे ब्रैकेट में. अब नेक्स्ट कॉनिफेरस फॉरेस्ट के कॉलम में लिखेंगे इसके बारे में यहाँ पर टॉल ट्रीज 50 to 60 मीटर. कंप्लीट. एंड द लास्ट पॉइंट नंबर 5 इसके बारे में लिखेंगे ट्रॉपिकल डेसिडस फॉरेस्ट के बारे में लिखेंगे इस कॉलम में कॉमन ट्रीज आर साल,
टीक एंड सीसम। अब कॉनिफोरस फॉरेस्ट के बारे में लिखेंगे सेम टू सेम में। यहाँ पर कौन से पेड़ पाए जाते हैं? तो ट्रीज आर फाउंड, कॉमन ट्रीज आर पाइन, फर, देवदार, वॉलनट, etc। तो ये यहाँ पर क्लियर हो गया। ये 5 डिफरेंसेस यहाँ पर है जो आप अपनी कॉपी में लिख लेंगे। किसी भी तरह की प्रॉब्लम होगी, कोई कंफ्यूजन होगी, आप कमेंट करेंगे, कमेंट से आपकी क्लियर हो जाएगी। ओके, नाउ नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर आपका E2 हो चुका है। E3 में क्या है? व्हाट द क्वेश्चन कि फॉरेस्ट आर एसेंशियल फॉर मेंटेनिंग एन इकोलॉजिकल बैलेंस। तो फॉरेस्ट जो है इकोलॉजिकल बैलेंस को बनाने में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है, इसका आवश्यक है। तो जस्टिफाई द स्टेटमेंट विद सुटेबल आर्गुमेंट्स। अब इसको जस्टिफाई करना आपको कि कैसे है ये। तो नाउ सी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। देखो इसका आंसर मैंने लिखा है, बट आपको हैंडराइटिंग पता नहीं चलेगी, बहुत ही रफली मैंने लिखा है, ऐसे आपको दिखाना नहीं था ये, बट मैं दिखा दे रहा हूँ। डिटेट इसको मैं कर दे रहा हूँ ताकि आप लिख पाएंगे, है ना। तो E3 का क्वेश्चन का आंसर आप यहाँ पर लिखेंगे। देखो फॉरेस्ट प्रोवाइड लिखेंगे यहाँ पर, मैंने यस लगाया, प्रोवाइड शेल्टर टू डिफरेंट एनिमल्स, कॉमा देंगे आप, हेल्प टू ब्रिंग रेन, कॉमा, प्रोवाइड्स फूड्स, नेक्स्ट है ऑक्सीजन, एंड मेनी पीपल डिपेंड ऑन फॉरेस्ट फॉर देयर लाइवलीहुड, इट कीप्स द अर्थ कूल, फॉरेस्ट बाइंड soil particles, comma, help to raise groundwater, etc. And these all above activities together help in maintaining ecological balance that took place due to forest। तो इसका आंसर ये होगा। तो मैंने डिक्टेट भी कर दिया ताकि आपको हैंडराइटिंग पता नहीं चलेगी, तो आप डिक्टेट सुनकर आप लिख सकते हो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज E4। एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ वाइल्ड लाइफ। इसका आंसर आप पेज नंबर 26 में देख सकते हो। तो यहाँ पर वाइल्ड लाइफ की क्या इंपॉर्टेंस है इसके बारे में आपको लिखना है। तो इसके बारे में मैंने रफली लिखा है, मैं आपको दिखाता हूँ, डिक्टेट भी करता हूँ साथ साथ। तो यहाँ पर आप पॉइंट वाइज लिखेंगे। इसमें देखो E4 का आंसर आप लिखेंगे, वाइल्ड लाइफ इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ नेचुरल इकोसिस्टम। सेकेंड पॉइंट में लिखेंगे, इट हैज एस्थेटिक वैल्यूज, इट मेक्स द प्लेस ब्यूटीफुल एंड अट्रैक्टिव। थर्ड पॉइंट में आप लिखेंगे, इट बूस्ट्स टूरिज्म एंड क्रिएट्स जॉब्स फॉर पीपल। नेक्स्ट पॉइंट में लिखेंगे लास्ट में, इट प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम नेचुरल डिजास्टर्स। ये कंप्लीट हुआ। एंड नाउ क्वेश्चन नंबर 5, दिस इज लास्ट क्वेश्चन। इसके बाद हम लोग मैप वर्क बताएंगे, डिस्कस करेंगे। तो हाउ आर ह्यूमन बीइंग्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिप्लेशन ऑफ वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। तो वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ की समाप्ति में, कम होने में ह्यूमन बीइंग्स कहाँ तक रिस्पॉन्सिबल है, जिम्मेदार है। नाउ सी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो इसका आंसर भी आप पॉइंट वाइज लिख सकते हो, आई एम जस्ट डिक्टेटिंग, यू हैव टू सी। यहाँ पर पॉइंट वाइज लिखेंगे आप इसका आंसर कि ह्यूमन बीइंग्स आर कटिंग डाउन ट्रीज इन लार्ज नंबर। सेकेंड पॉइंट में आप लिखेंगे, दे आर डेवलपिंग अर्बन एरियाज by destroying water resources and forests। थर्ड पॉइंट में लिखेंगे, people are not concerned to protect forests। फोर्थ पॉइंट में लिखेंगे, they are killing wild animals in large number। तो in this way human beings are responsible for the depletion of vegetation and wildlife। तो this one completed। इसके बाद देखो एक मैप वर्क है जिसके बारे में आपको मैप वर्क के बारे में बताऊंगा। इसमें आपको मैप मुझे दिखानी पड़ेगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू सी द क्वेश्चन में देखो ये जो नेशनल पार्क दी गई है ये आपको पॉइंट आउट करना है। एक यूएसए में है, एक आपका इंडिया में है, फिर दूसरा भी इंडिया में है काजीरंगा, फ्रांस का ही दिखाना है और ऑस्ट्रेलिया का दिखाना है। मैं आपको मैप दिखाऊंगा और मैप में ये सब सारी चीज़ें इंडिकेट होगी, वहाँ आप देख करके आप इसे अपने मैप में बना लेंगे, ठीक है। अब देखो मैप में येलोस्टोन नेशनल पार्क इन यूएसए, देखो आप यूएसए का जो मैप आप देख रहे हो तो यहाँ पर कलर की गई है, ये होगा येलोस्टोन नेशनल पार्क है। आप देखिए इंडिया में बांधवगढ़ नेशनल पार्क, आप देखिए यहाँ पर देखो छत्तीसगढ़ के आसपास में, छत्तीसगढ़ और झारखंड का लास्ट बॉर्डर जहाँ पर है वहाँ पर लेफ्ट साइड में, मध्य प्रदेश के राइट साइड में
वहाँ देखिए जो पॉइंट जो की गई है ये है बांधवगढ़ नेशनल पार्क। नेक्स्ट आप देखिए काजीरंगा। काजीरंगा देखो आप इंडिकेट की गई है आसाम में, आप यहाँ मैप में देख सकते हो, तो यहाँ पर आसाम में है काजीरंगा। नेक्स्ट देखो एक्रिन्स नेशनल पार्क ऑफ फ्रांस। फ्रांस का मैप देखो यहाँ पर यूरोप में फ्रांस में जो दिए इंडिकेट की गई है ये आपका एक्रिन्स नेशनल पार्क है। और एक ऑस्ट्रेलिया में देखो, ऑस्ट्रेलिया के बिल्कुल नॉर्थ में, ऑस्ट्रेलिया के बिल्कुल नॉर्थ में बिल्कुल बॉर्डर के पास ये इंडिकेट की गई है, ये है चार्ल्स डार्विन नेशनल पार्क। तो आप इस तरह से देखे वर्ल्ड मैप आप लेंगे और वर्ल्ड मैप में इस तरह से सेम टू सेम आप इंडिकेट कर लेंगे और इस तरह से लिख लेंगे। तो ये आप इस चैप्टर 3 का सारा क्वेश्चन सर आपका ऑल क्वेश्चन ऑलरेडी कंप्लीटेड। नेक्स्ट चैप्टर जब स्टार्ट की जाएगी तो इसी वीडियो के लास्ट में आप इंड स्क्रीन देख पाएंगे, उस इंड स्क्रीन को आप प्रेस करेंगे तो इसके बाद जो भी नेक्स्ट चैप्टर पढ़ाई होगी वो आप देख सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, हैव ए नाइस डे, जय हिंद, जय भारत।